दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपका हम कदम बनकर आपके साथ चलने के लिए आपके अपने प्रोग्राम में, आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के सफर में जो स्टोरीज आने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार है। कैसे मिला उदित नारायण को ब्रेक, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में दिलाई असली पहचान। दूसरी स्टोरी, किस बात पर संजीव कुमार को देनी पड़ी धमकी मदन मोहन को। हमारे रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक श्री सतीश कौशिक को। हमारा नया सेगमेंट फिल्मी मिस्टेक, जिसमें आज हम बताएंगे फिल्म डॉन द चेज बिगिंस की एक फिल्मी मिस्टेक, और अंत में मुंबई की हमारी श्रोता रंजना ऋषि का प्रश्न और हमारी कोशिश उत्तर देने की। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। फिल्म कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सिंगर उदित नारायण के करियर का पहला बड़ा ब्रेक था, बल्कि ब्रेक था। इस गीत के मिलने तक के सफर की शुरुआत 70 के आखिर दशक में मुंबई से शुरू हुई, जहां म्यूजिक सीखने के साथ साथ उदित नारायण गिरगाम के नजदीक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। जीवन यापन करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए वो होटल्स में गाया भी करते थे। हालांकि 1980 में उदित नारायण को फिल्म 1920 में राजेश रोशन ने रफी और उषा मंगेशकर के साथ गाने का ब्रेक दिया, मगर कुछ नहीं हुआ, काम ना आया कुछ। संघर्ष जारी रहा। स्ट्रगल के दौरान ही पहचान हुई गीतकार अनजान से। तो अनजान साहब ने उदित नारायण को मिलवाया म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त को उदित की आवाज पसंद आई और उन्होंने उदित नारायण को भोजपुरी फिल्म में गीत गाने का मौका दिया, रीजनल फिल्म में। चित्रगुप्त जी ने अपने बेटों से भी मिलवाया, आनंद और मिलन से। अब संयोग देखिए कि आनंद मिलन उन दिनों मंसूर खान की फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, कयामत से कयामत तक। इनको भी उदित नारायण की आवाज पसंद आ गई, तो पिता ने भी सिफारिश की, अच्छा सिंगर है। पिता की सिफारिश पर आनंद मिलन ने उदित नारायण को गीत गाने का मौका दिया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और इस गाने से ही उन्हें स्टारडम मिली। इसीलिए जब भी उदित नारायण से पूछा जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट गीत है, तो वो इस गीत को ही कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बात चली है उदित नारायण की, तो उदित नारायण का बेशक सबसे प्रिय गीत यही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से उदित नारायण का गाया हुआ जो बेहतरीन गीत है वो आपको सुना रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर ग्रेट मदन मोहन को ये खलिश रही, ये मलाल रहा कि इतनी बेहतरीन कंपोजिशंस देने के बावजूद कोई अवार्ड से उन्हें नवाजा नहीं गया। अनपढ़, वो कौन थी, मेरा साया, न जाने कितनी फिल्में, बेहतरीन म्यूजिक, लेकिन वो रिकॉग्निशन जिसे अवार्ड कहते हैं उससे वो महरूम रहे। तो एक पॉइंट पर आकर मदन मोहन का दिल ही उचट गया इन अवार्ड और रिवॉर्ड से। मन की इच्छा ही मर गई। और ऐसी स्थिति में 1970 में उनके म्यूजिक से सजी एक फिल्म आई, दस्तक। राजेंद्र सिंह बेदी की इस फिल्म के लिए संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए चुना गया, और साथ ही मदन मोहन को भी बेस्ट म्यूजिक का नेशनल अवार्ड देने की घोषणा की गई। मगर जैसा पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि मन उचट चुका था ग्रेट मदन मोहन का, इतना उचट चुका था कि मदन मोहन ने जब इस अवार्ड के बारे में सुना तो उन्होंने दिल्ली जाकर इस अवार्ड को लेने से ही मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। जब इस बात की जानकारी संजीव कुमार को हुई तो मदन मोहन से वो मिले, उनसे साथ चलने को कहा, मगर मदन मोहन ने मना कर दिया। बात बिगड़ते देख संजीव कुमार ने मदन मोहन को धमकी दे दी कि अगर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं और रेहाना भी इस अवार्ड को लेने नहीं जाएंगे, रिफ्यूज कर देंगे।
मदन मोहन ने काफी समझाने की टालने की कोशिश की, मगर संजीव कुमार भी अड़के बैठ गए। तो इस प्यार भरी जिद के सामने, ब्लैकमेल के सामने मदन मोहन को झुकना पड़ा। इसके बाद न सिर्फ दोनों एक साथ इस अवार्ड फंक्शन में गए, बल्कि संजीव कुमार और मदन मोहन के सूट का डिजाइन, कलर और बो टाई भी बिल्कुल सेम, एक जैसी थी। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं? करण टंडन बात कर रहा हूँ सर, खन्ना पंजाब से। अच्छा, ओहो हो, करण टंडन। ओहो, खन्ना तो एक विलेज है, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੰਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ ਸਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਬਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੁਹਾਨਾ ਸਫਰ ਵਿਦ अन्नू कपूर सुबह 10 बजे। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ त्यागो और अपने कामकार मेहनत करो सर। मेरे सभी 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आज लाइन पे मेरे साथ खन्ना पंजाब के, ये एक जगह का नाम है खन्ना, ये खत्रियों की जगह है पंजाब में, वहाँ के श्री करण टंडन जो SBI के जनरल मैनेजर है, वो लाइन पे मेरे साथ हैं। पंजाबी भाषा में उन्होंने अपने दिल के जज्बात का इजहार किया है और हाथ जोड़ के विनती की है सभी बहन भाइयों से, सभी छोटे छोटे बच्चों से, जवानों से, कि कृपया नशे से दूर रहें। ये नशा आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को पताल के गर्त में डाल देगा। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन बिताएं, यही विनती है। ठीक है टंडन साहब, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। फरमाइश कोई गाने दी? हम आपके कौन दा कोई भी गाना सुना दो सर। ओके, करण टंडन साहब की फरमाइश पे सलमान खान का ये गाना। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, निर्माता श्री सतीश कौशिक को। श्री सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को पंजाब के मोहिंदरगढ़ में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मोहिंदरगढ़ में करने के बाद आप चले आए दिल्ली और आगे की शिक्षा किरोड़ीमल कॉलेज से संपन्न की। यहां इनकी ड्रामेटिक्स में विशेष रुचि रही। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित किए जाने के बाद सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। यहां एक्टिंग का कोर्स खत्म करने के बाद इन्होंने FTII में एडमिशन लिया। बस कुछ बनने का सपना लिए, एक्टर बनने का सपना लिए चले आए बंबई। बहुत संघर्ष करना पड़ा इन्हें। उन संघर्ष के दिनों में इन्होंने 400 रुपए महीने में अरोराज ऑफ डी डेकोर कंपनी में हेल्पर का काम किया। थिएटर करना भी शुरू कर दिया यहां पर। 1982 में इन्हें फिल्म जाने भी दो यारों के डायलॉग लिख रहे रंजीत कपूर ने अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर डायलॉग लिखने का मौका दिया। बाद में इन्होंने मासूम फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर के असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। एक्टिंग की शुरुआत भी इन 2 फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स के साथ हुई। आगे चलकर मंडी, उत्सव, सागर, जलवा जैसी फिल्मों में काम किया। परंतु श्री सतीश कौशिक को असली पहचान और स्टारडम मिली 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से। याद कीजिए, इस फिल्म में निभाया गया उनका लेजेंडरी कैरेक्टर कैलेंडर। आगे उन्होंने राम लखन, डैडी, जमाई राजा, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और लोगों का दिल जीता। 1993 में इन्होंने निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म रूप की रानी और चोरों का राजा। 2015 में ये टीवी सीरियल सुमित संभाल लेगा में भी दिखाई दिए। उड़ता पंजाब इनकी लास्ट रिलीज थी। आपका विवाह श्रीमती शशि शर्मा से हुआ। दुर्भाग्य की पहली संतान पुत्र शानू का देहांत 2 साल की अल्पायु में हो गया। अब
एक बेटी है वंशिका। श्री सतीश कौशिक आज भी कार्यरत हैं, खुश हैं परिवार के साथ। भविष्य में भी वो अच्छे अच्छे काम करते रहें, फिल्में बनाते रहें, अभिनय से लोगों को गुदगुदाते रहें, मन जीतते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रहे हों, परिवार के लोग सुन रहे हों, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि बहुत आदर प्रेम के साथ आज हमने देश के एक प्रसिद्ध अभिनेता को याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्म का नाम डॉन द चेज बिगिंस। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। Really? You know what? ये तुम जानती हो कि पिस्तौल खाली, मैं जानता हूं कि पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये पिस्तौल खाली है। फिल्म के एक सीन में शाहरुख खान पुलिस से बचने के लिए करीना कपूर को बंधक बनाकर बच निकलता है। इस सीन में शाहरुख खान करीना को बताता है कि बंदूक में गोली नहीं है। ये तुम और मैं जानते हैं, लेकिन पुलिस तो नहीं जानती। Hold it right there! Surprise, surprise! Please officers, आप सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर लीजिए, वरना पुलिस के आने पर वो पुलिस के सामने करीना को जान से मारने की धमकी देता है और लिफ्ट के सहारे वहां से बचकर निकल भागता है। ठीक है, अब जितनी देर में वो लिफ्ट से नीचे आता है, उन चंद सेकंड्स में वो करीना कपूर को गोली मार देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब बंदूक खाली थी तो शाहरुख खान ने करीना को गोली कैसे मारी? क्या शाहरुख खान ने करीना से झूठ बोला था या होटल स्टाफ शाहरुख खान से मिला हुआ था? इसका मतलब डॉन को पकड़ने के साथ साथ उसे समझना भी मुश्किल है। मुंबई की रंजना ऋषि ने हमसे पूछा है कि क्या नोटबंदी का फिल्म इंडस्ट्री पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जी, ये डिमोनेटाइजेशन की प्रधानमंत्री महोदय ने जब घोषणा की थी, तो मैंने जब सोचा तो मैंने दूसरे दिन ही ट्वीट किया था, द फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन इन इंडिया लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भारत के अंदर बहुत कम इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनको हम क्रांति की कैटेगरी में रख सकते हैं। 1857 में जो हुआ वो एक विद्रोह था, तो किसी ने ऐसा सोचा, उसके बाद लोगों को त्रास भी हुआ, कष्ट भी हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको हुआ, हम भी शामिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी बड़े गोल को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लोग कुछ भी कहते रहे, 50 मुंह 50 बातें हैं, परंतु एक बात तो है कि 1000 और 500 के नोट बंद करके एक क्रांति हुई है इस देश में। क्रांति के परिणाम क्या निकलेंगे? मन बोलता है तकलीफ हुई, और शायद होगी भी तकलीफ, परंतु अंतिम परिणाम जो होगा वो देश के कल्याण और भले के लिए होगा। बहुत नकली नोट आ चुके थे, लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को, यानी कि इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने निज का स्वार्थ भूलकर संपूर्ण देश और मातृभूमि के कल्याण की बात सोची। इसके लिए यह प्रशंसनीय है। आप में से कुछ लोग अगर इस सिलसिले में अपनी राय रखना चाहें, आलोचना करना चाहें, प्रशंसा करना चाहें, जरूर करें, हम तक पहुंचाएं। मगर ध्यान रहे कि संविधान ने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, यह अधिकार दिया है। आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु निंदा और आलोचना दो अलग अलग चीजें हैं। हम सब अपने समाज के, अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो जब भी देश और समाज की बात होती है, मैं पूरे हृदय की गहराइयों के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं। आज पहली बार नहीं कहा है, 4 साल हो चुके हैं। आप अवगत हैं इस चीज से, मेरे विचार क्या हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या सोचता हूं अपनी मातृभूमि, अपने समाज के बारे में। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।